हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं। आई होप आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों आज अपन PYQ वीडियो देखेंगे। BHIE 144 इग्नू का ये इतिहास से संबंधित एक सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका नाम है भारत में इतिहास लेखन की जो परंपराएं रही हैं, ट्रेडिशंस जो रहे हैं हिस्ट्री राइटिंग के इंडिया में, वो देखने वाली। यानी कि पहले के टाइम पे दोस्तों किस तरह की जो किताबें हैं वो लिखी गई है ना, उसके अंदर क्या जो बातें हैं वो हमें मिलती हैं, क्या परंपराओं की विशेषता थी, ये हम देखने वाले हैं। दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों आप अपना टाइम दे रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उस पर बात करते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको ये पता लग जाता है कि कितने जो क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, क्या ये मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट, मेरी तैयारी किस प्रकार की है, कम है ज़्यादा है, कैसी है। कम है तो मैं अच्छा कर लूँगी, ज़्यादा है तो मैं और रिवाइज करके और अच्छे नंबर लेके आ जाऊँगी। और एक आपको पेपर का नेचर पता चलता है कि पेपर कितना टफ आता है या फिर मॉडरेट या इजी लेवल का आता है, और कौन से चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों कई बार है मैंने देखा है कि PYQ से भी क्वेश्चन आते हैं, PYQ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन लगा लें, वीडियो की स्क्रीन रोटेट कर लें, और इसके बाद में मैं 2 वीडियो और लेके आऊँगा। दोनों वीडियो मस्ट रहेंगी देखना, है ना, क्योंकि किताब से आप जब पढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बशर्ते मान लो आपको कोई समझाने वाला हो अच्छा, वो बात अलग है। अदरवाइज़ खुद से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं समझ में नहीं आएंगी। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक भारत में सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में इतिहास लेखन को किस प्रकार से आकार दिया। देखो ये तो अपन PYQ वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट 2 जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की रहने वाली हैं। और दोस्तों जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक किया है तो मैंने पिछले साल और उससे पिछले साल भी गेस्ट पेपर बनाए थे दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो ट्रेंड है, पैटर्न क्या है। ठीक है, तो कुल मिला के 25-30 क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए तैयार कर दूँ, उसी में से आ जाएंगे। 8 में से 5 तो करने ही है। भरोसा बनाए रखना, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। ठीक है, और वीडियो में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रारंभिक भारत में, यानी कि हम यहाँ पर क्या बात करेंगे दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब स्थापित हुआ, ठीक है, उस समय पर ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद में मौर्य काल, देन गुप्त काल, और भी भारत में बहुत तरह के वंश आए हैं समय समय पर। तो जो लेखन का जो काम हुआ, प्रारंभिक भारत में लेखन का जो काम हुआ, उसमें हमें सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संदर्भ किस प्रकार से मिलते हैं। यानी कि क्या हमें पहले के समाज के बारे में जानकारी मिलती है अगर हम पहले की किताबों को पढ़े, तो क्या हमें पॉलिटी पढ़ने के लिए मिलेगी, क्या हम अर्थव्यवस्था के बारे में समझ सकते हैं। जो पहले के टाइम पे किताबें लिखी गई वही क्वेश्चन था दोस्तों। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो कोई बात नहीं है, इसको टुकड़ों में आप तोड़ लेना। जैसे कि प्रारंभिक भारत में तो आप समझ जाएंगे पहले के टाइम की बात की जा रही है। सामाजिक यानी कि समाज के बारे में बताना है। राजनीति यानी कि राजा के क्या अधिकार कर्तव्य क्या थे। ठीक है, आर्थिक संदर्भ का मतलब इसमें हम व्यापार की बात करते हैं, आयात निर्यात की बात करते हैं, सिक्कों की बात करते हैं, है ना। तो देखिए अब इंट्रो लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और मेरी नज़र में अच्छे नंबर होते हैं 70-75 नंबर 100 में से। यानी कि 20 में से आपको हर क्वेश्चन के अंदर 15+ नंबर लाने ही पड़ेंगे। और कैसे आएंगे, बहुत शानदार इंट्रो लिख करके। इंट्रो मतलब भूमिका अथवा परिचय, फिर मेन बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष रहने वाला है। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं। अब बहुत सारा चीज़ें मैंने बता दी हैं। प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन आधुनिक अर्थों में तिथि आधारित, क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं मिलता है, जैसा हमें आज के इतिहास में दिखाई देता है। एक और बात, मैं आपको कुछ चीज़ रटाऊंगा नहीं, ठीक है, रटाऊंगा नहीं भाई, समझेंगे, क्योंकि कितना रटोगे यार, रटने की भी तो लिमिट है, भूल जाओगे ना रट रट के। तो जैसे कि ये जो प्रारंभिक भारत में जो इतिहास की किताबें मान ली लिखी गई थी,
तो उनमें ऐसा नहीं था कि जैसे कि आज के टाइम पे जो इतिहास की किताबें हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम नहीं पढ़ते कि बाबर का जो शासन है वो 1526 में स्थापित हुआ था। देन मुग़ल शासक हुमायूं है, उन्होंने अपना शासन 1530 ईस्वी में स्थापित किया, और अकबर गद्दी पर कब बैठा, कब शासन किया, 1556 में। ऐसे हमें तिथि आधारित यानी कि डेट वाइज कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा, और क्रमबद्ध यानी कि एक घटना जब खत्म हुई उसके तुरंत बाद में कौन सी घटना शुरू होती है, ऐसा इतिहास नहीं मिलता। और वस्तुनिष्ठ रूप का मतलब है कि हमें प्योर डेटा, प्योर फैक्ट नहीं मिलते हैं, ये होता वस्तुनिष्ठ। समझते हो ना वस्तुनिष्ठ, जिसमें आप अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को साइड में रख देते हो और आप फैक्ट पे बातें करते हो। ऐसा हमें इतिहास नहीं मिलता है जैसे कि आज के इतिहास में मिलता है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि प्राचीन भारत में इतिहास बोध नहीं था। बोध यानी कि जानकारी, मतलब ऐसा नहीं कि जो किताबें लिखी गई, जैसे कि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, अन्य कवि लेखक जो लिख रहे थे, उसमें इतिहास की कोई बातें हमें नहीं मिलती। पहले के समाज राजनीति, जैसे कि रामायण अगर आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस जब भी पढ़ते हैं, या फिर महाभारत पढ़ते हैं, तो हालांकि दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ये मिल सकता है कि आप समझेंगे यार ये तो मिथक है, मैं कैसे विश्वास करूं। फिर भी उस टाइम की जो सोसाइटी है, राजनीति कैसे चल रही थी, वो आपको पता लग जाता है। उस समय इतिहास को वंशावली, पुराणों, प्रशस्तियों, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथों, दान पत्रों और अभिलेखों और यात्रा व्रतों के रूप में व्यक्त किया गया था। यानी कि आज से दोस्तों 2-2.5 हज़ार साल पहले इतिहास की जो किताबें लिखी गई, उसके अंदर क्या कंटेंट हमें देखने के लिए मिलता था पढ़ने के लिए? वंशावली। वंशावली क्या होती है दोस्त? ऐसे विवरण, ईयरफोन लगा के सुनो ध्यान से, अगर पूरी साल भी नहीं पढ़ा है तो एक कोने में बैठ जाओ, आराम से सुनते रहो इसको बहुत ही शांति के साथ में, है ना। वंशावली का मतलब होता है ऐसे विवरण या ऐसे डिटेल जिसमें किसी राजा, कुल, परिवार की पीढ़ियों का क्रम लिखा होता था, जैसे कि किसके बाद कौन राजा हुआ, उसका पिता कौन था, और वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और उस राजा के क्या अचीवमेंट, क्या उपलब्धियाँ थी, ये सब वंशावलियों में लिखा जाता था। पुराण आप जानते हैं दोस्तों, पुराणों में आपको देवी देवताओं की कहानियाँ मिलेंगी, जैसे कि भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ये सब हैं। प्रशस्तियाँ यानी कि जो कवि लेखक राजा के दरबार में रह करके जो रचनाएं लिखता था उसको प्रशस्ति कहते थे, इसमें वो राजा की तारीफ करता था। महाकाव्य, है ना, महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत, जो कि भारत के हर घर में आपको मिलेगा। धार्मिक ग्रंथों, दान पत्रों, भाई दान पत्र क्या होता है तो सुन लो ध्यान से, ऐसे अभिलेख या विवरण जिसमें दान पाने वाले का नाम तथा दान देने वाले का नाम लिखा होता था। जैसे कि आप ये समझो कि पहले के टाइम पे जो राजा होते थे और उनके जो अधिकारी, जो सामंत कहलाते थे, तथा जो गांव के अंदर जो धनवान व्यक्ति होते जिसके पास में अथाह पैसा होता था, वो भूमि, गांव, धन का दान दिया करता था। तो इन दान पत्रों से हमें ये सब समझने के लिए मिलता है। अभिलेख और यात्रा व्रतों के रूप में व्यक्त किया गया है। अभिलेख मतलब किसी भी सतह पर आपने कुछ लिख दिया है जनता को समझाने के लिए, जैसे कि अशोक के अभिलेख। यात्रावर्त यानी कि जो पहले के टाइम पे यात्री आया करते थे, वो अपनी यात्रा वृतांत में लिखा करते थे बातें, जैसे कि हेनसांग और फाहियान भारत में आए थे चीनी यात्री। ठीक है, तो इतिहास लेखन की परंपरा उस युग के सामाजिक ढांचे, राजनीतिक आवश्यकताओं और आर्थिक संरचना से गहरे रूप से प्रभावित। यानी कि इन किताबों में आपको दोस्तों समाज के बारे में, उस टाइम की राजनीति के बारे में और उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी वो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक संदर्भ का प्रभाव क्या था? देखिए, प्रारंभिक भारतीय समाज जो है वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। पता ना ब्राह्मण कौन होते थे? ब्राह्मण का मतलब होता था जो ज्ञान का प्रसार करता था, नॉलेज बांटने का जो काम करता था, है ना। अनुष्ठान, हवन वगैरह करवाया करता था राजा को, वो ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रिय काम समाज की रक्षा करना था, डिफेंड करना था सोसाइटी को बाह्य आक्रमणों से। और वैश्य वर्ग का काम था व्यापार वगैरह करना। और शूद्र का काम, समाज में जो मेहनत के काम थे वो शूद्र वर्ण किया करते थे। जाति आधारित संरचना थी, धार्मिक मान्यताओं पे आधारित था हमारा पहले का भारत। इसी कारण इतिहास लेखन में सामाजिक स्मृति का जो केंद्र है राजा, ब्राह्मण, यज्ञ और धर्म और वंश पे रहा। यानी कि 2-2.5 हज़ार साल पहले जितनी किताबें लिखेगी, सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा उसमें क्या पढ़ने के लिए मिला? राजा, ब्राह्मण, यज्ञ और धर्म और वंश। पुराणों में राजवंशों की सूची यानी कि राजा के खानदान से संबंधित सूचियाँ, वंशावलियाँ, धार्मिक आख्यान मिलते हैं। आख्यान क्या होते हैं?
बोलो, आख्यान शब्द का क्या मतलब है? तो जब आप किसी भी बात को, है ना, जब आप किसी भी बात को घटना या कहानियों के रूप में बताते हैं, उसी चीज़ को आख्यान कहते हैं। समझ में आ गया? तो महाभारत और रामायण केवल साहित्य ग्रंथ नहीं है भारत के, बल्कि सामाजिक आदर्शों और संबंधों और सत्ता बोध को भी दर्शाते हैं। ब्राह्मणवादी परंपरा ने अतीत को धर्म और आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि वास्तविक धर्म कैसा होना चाहिए, और धर्म में जो तरह तरह के अनुष्ठान थे, जो राजा की सत्ता को वैध बनाने का जो काम करते थे, वो सब ब्राह्मणवादी परंपरा में बताए गए हैं। इस कारण सामान्य जनता, स्त्रियों, श्रमिकों और निम्न वर्गों का जीवन इतिहास लेखन में कम ही दिखाई देता है। कुल मिलाकर के जो भारत का जो इतिहास है पहले का टाइम का, उसमें अधिकतर राजाओं की उपलब्धियों के बारे में, साम्राज्य के बारे में ही लिखा है। ये समाज में निम्न वर्ग जो है, महिलाएं हैं, दलित, इनका इतिहास नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। इतिहास का स्वर अधिकतर उच्च वर्गीय और धार्मिक रहा, यानी कि जैसे कि ब्राह्मणों के बारे में लिखा है और कुलीनों के बारे में लिखा, राजाओं के बारे में लिखा है इतिहास की किताबों में। इतिहासकार रोमिला थापर दोस्तों मार्क्सवादी इतिहासकार रही हैं भारत की। प्रारंभिक भारत में अतीत 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 मतलब बीता हुआ कल, पास्ट आपका, अतीत की स्मृति यानी कि पहले की जो यादें हैं उनको सहेजने के कई रूप थे, पर वे आधुनिक इतिहास जैसी सीधी शैली में नहीं थे। कुल मिलाकर ये नहीं था कि भाई मतलब 1530 में ये हुआ, 1534 में वो घटना हुई, ऐसी तिथि वाइज नहीं मिलता पहले का इतिहास। फिर राजनीतिक संदर्भ का प्रभाव क्या है? प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन का एक बड़ा उद्देश्य राज्य सत्ता को वैध ठहराना था। यानी कि राज्य सत्ता को वैध ठहराने का मतलब क्या है कि राजा है वही शासन करेगा जनता पर, और जनता उसके कहना मानेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुष्ठान हवन वगैरह करता था राजा ब्राह्मणों के पास बैठ करके, उसकी सत्ता उतनी ही लेजिटिमेट मानी जाती थी, वैध मानी जाती थी। राजा अपनी शक्ति, विजय, दानशीलता को स्थायी रूप से दर्ज कराना चाहता था। अशोक के जो शिलालेख यानी कि पत्थरों पे जो उन्होंने संदेश लिखवाए हैं, वो राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको देखने हैं तो दोस्तों राजस्थान में आओ आप, और राजस्थान में अलवर नाम की जगह, वहाँ पर विराटनगर है, विराटनगर, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो खुले आसमान के नीचे अशोक के शिलालेख हैं, आज ही मिल जाएंगे आपको। इसमें आप राजा अशोक की नीतियों के बारे में पढ़ सकते हो। धम्म यानी कि धर्म का क्या स्वरूप था उस टाइम पर, आपको पता है कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति अपनाई थी अशोक ने, है ना। धर्म पे चलने लगे, वो युद्ध छोड़ दिया। प्रशासन और जनता के प्रति दृष्टिकोण मिलता है कहाँ से? अशोक के शिलालेखों से। प्रशस्तियाँ जो कि राजा की तारीफों में लिखी जाती थी, जैसे कि समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति अभिलेख है ना। समुद्रगुप्त ये गुप्तों का राजा था, ताकतवर राजा था। इसने आर्य राजाओं को हराया था, दक्षिण भारत के राजाओं को भी हराया था। वो वर्णन मिलता है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में। राजा की विजयों और महानता का गुणगान करती है ये इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति। और हर्ष चरित का मतलब होता है राजा के जीवन के बारे में बताना। तो हर्षचरित एक दोस्तों किताब है, जो कि हर्षवर्धन एक राजा था हरियाणा में एक राजा का नाम था हर्षवर्धन, है ना। थानेसर का रहने वाला था, पुष्यभूति वंश का राजा था ये। तो इसके दरबार में बाण भट्ट कवि रहा करते थे, हर्षचरित उन्होंने लिख दिया। पर इसमें साहित्यिक अलंकरण भी बहुत है, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी जाती थी। कल्हण की, अब कश्मीर का जो इतिहास अगर समझना है तो दोस्तों कवि कल्हण की राजतरंगिणी इतिहास लेखन की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध विवरण देने का प्रयास हुआ है, यानी कि घटनाओं को तिथियों के साथ में बताने का प्रयास हुआ। किसमें? राजतरंगिणी में। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक परिस्थितियों ने इतिहास को अक्सर राजा केंद्रित बनाया, यानी कि राजा से ही संबंधित बातें लिखी जाती थी। इतिहास का उद्देश्य केवल घटना लिखना नहीं, बल्कि शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाना भी था। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट दोस्तों, आर्थिक संदर्भ का क्या प्रभाव पड़ा प्रारंभिक लेखन पर। तो आर्थिक जीवन ने भी इतिहास लेखन की प्रकृति को प्रभावित किया। जब खेतीबाड़ी का विस्तार हुआ, भूमि अनुदान बढ़े, यानी कि जो राजा है वो ब्राह्मणों को और सामंतों को ज़्यादा जमीन दान देने लगा। व्यापार विकसित हुआ, राज्यों की आय संरचना मजबूत हुई, यानी कि पैसे आने लगे, राजकोष में टैक्स लगाया गया। तब इनसे जुड़े अभिलेख अधिक मिलने लगे। ताम्रपत्र यानी कि तांबे की पट्टी पर संदेश लिखवाना और भूमि दान अभिलेख हमें बताते हैं कि किसे भूमि दी गई, क्यों दी गई, उससे सामाजिक आर्थिक संबंध कैसे बदले। गुप्त काल के बाद में दोस्तों भूमि अनुदानों की वृद्धि से स्थानीय शक्तियों और ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि जिसको जितनी ज़्यादा ज़मीन मिलेगी वो उतनी ही समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापारिक गतिविधियों को श्रेणियों, श्रेणी मतलब जैसे कि कुम्हारों की श्रेणियाँ, सुनारों की श्रेणियाँ, व्यापारियों की श्रेणियाँ,
ये श्रेणियाँ होती थी, कैटेगरी। और नगरों की जानकारी हमें कुछ अभिलेखों, सिक्कों और यात्रियों के विवरण से मिलती है। तो आगे चलिए, अर्थात जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण थी वहाँ उन्हें दर्ज करने की आवश्यकता बनी रही, इसलिए आर्थिक संरचना ने इतिहास लेखन के स्रोतों को समृद्ध किया। कुल मिलाकर समाज में जो अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से चलने लगी, वैसी ही जो बातें हैं पहले के टाइम पे लिखी गई। इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी ने बताया कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को समझे बिना प्राचीन भारत के इतिहास को ठीक तरह से समझा नहीं जा सकता। निष्कर्ष लिखिए। अतः प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन की परंपरा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों से गहराई से निर्मित हुई। सामाजिक स्तर पर धर्म, वर्ण, परंपरा ने इसकी दिशा तय की। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों नंबर इसी से आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई निष्कर्ष मेरे को लगता नहीं है लिखता होगा, अगर लिखते हो तो बहुत ग्रेट हो यार, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप लिख पाओगे, ऐसे निष्कर्ष है। तो राजनीतिक स्तर पर राजसत्ता और वैधता इसका प्रमुख प्रेरणा बनी रही और आर्थिक स्तर पर भूमि, अनुदान, व्यापार और संसाधनों का नियंत्रण ने इसके स्रोतों को आकार दिया। यानी कि पहले के टाइम पे जो बातें लिखी गई उनमें राजनीति, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया। इसलिए प्रारंभिक भारतीय इतिहास लेखन को केवल इतिहास की कमी कहकर नहीं देखा जा सकता है। कुछ लोग, अंग्रेज लोग कहते थे भाई पहले के लोगों को पता ही नहीं होता था इतिहास कैसा लिखना। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि इसे उस समय की आवश्यकताओं और सोच के अनुसार विकसित एक विशिष्ट परंपरा के रूप में समझा जाना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ वर्ड, जैसे कि बौद्ध जीवनियों में अतीत संबंधी विचार किस प्रकार परिलक्षित होते हैं, चर्चा कीजिए। तो एक तो बहुत ही बुद्धिमत्ता का एक डिसीजन है कि भाई आप टुकड़ों में पढ़े, पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़े। जैसे कि बौद्ध जीवनी, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है तथा उनके पिछले जन्मों में क्या उन्होंने कर्म किए, किस तरह से उनको फल मिला, उनके उपदेश वो बौद्ध जीवनों में आपको मिलेंगे। परिलक्षित का मतलब होता है किस प्रकार से प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कि अगर बौद्ध जीवनी पढ़ेंगे आप तो पहले का इतिहास किस तरह से जान पाएंगे, है ना। परिलक्षित का मतलब इंग्लिश में रिफ्लेक्ट होना भी है। तो बौद्ध जीवनियाँ केवल गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं का साधारण वर्णन नहीं, बल्कि वे अतीत को समझने का एक विशेष तरीका भी है। इन जीवनियों में बुद्ध को एक महान शिक्षक, लोक हितकारी, मार्गदर्शक, यानी कि जनता का कल्याण करने वाला एक महान व्यक्ति बताया गया, संत, और नैतिक आदर्श के रूप में दिखाया गया। इसलिए इनमें इतिहास यानी कि बौद्ध जीवनियों में धर्म, आस्था और शिक्षा सभी का मेल मिलता है। प्रारंभिक भारत में अतीत को केवल तिथियों और घटनाओं के क्रम के रूप में देखा नहीं जाता, बल्कि उसे धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन के संदर्भ में समझा जाता है। बौद्ध जीवनियाँ इसी परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे देखिए, अतीत का नैतिक और धार्मिक रूप। बौद्ध जीवनियों में अतीत को मुख्यतः नैतिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया। बुद्ध की जीवन की घटनाओं, जैसे कि उनका जन्म, महाभिनि स्क्रमण, क्या होता है महाभिनि स्क्रमण बताओ। तो महात्मा बुद्ध का घर का नाम क्या था, गौतम सिद्धार्थ, जब उनको सच की जानकारी नहीं थी, जब उन्होंने तपस्या नहीं की, वो सिर्फ एक राजकुमार थे, गौतम सिद्धार्थ। तो महाभिनिष्क्रमण एक घटना है, मैं बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। गौतम सिद्धार्थ का जो घर परिवार और राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाना, यानी कि वो महल छोड़कर सच की खोज में निकल गए, परमात्मा की खोज में निकल गए, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो बौद्ध जीवनियों को जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलता आपको ज्ञान प्राप्ति किस तरह से हो। धर्म चक्र प्रवर्तन, इस शब्द का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध द्वारा पहली बार धर्म का उपदेश दिया गया, कहाँ पर, सारनाथ नाम की जगह पर। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसका मतलब क्या है, ये भी घटना एक, महात्मा बुद्ध का शरीर का त्याग करके जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाना, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। को इस तरह से लिखा गया कि वे लोगों को सही आचरण, करुणा और मध्य मार्ग की शिक्षा दे। इसका अर्थ है कि यहाँ अतीत केवल क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि उसे क्या सीख लेनी चाहिए। बीते हुए कल से हम कुछ शिक्षा लेते हैं ना, तो वो हमें बौद्ध जीवनियों से पता चलता है। आगे चलिए, दूसरा हेडिंग लिखेंगे, इसमें बुद्ध को असाधारण व्यक्तित्व के रूप में दिखाने, यानी कि बुद्ध कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। बौद्ध ग्रंथों और जीवनी में बुद्ध को एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कई जन्मों की साधना से पूर्ण हुए बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया। देखो बोधिसत्व क्या होता है, बोलो। वह व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि बोधि का मतलब होता है ज्ञान
यानी कि नॉलेज, और सत्व का मतलब चेतना या व्यक्ति। तो ऐसा इंसान जो कि सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, बोधिसत्व के रूप में दिखाए गए महात्मा बुद्ध को इन जीवनियों में जातक कथाएं भी बताई गई हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के यानी गौतम सिद्धार्थ के पिछले जन्मों की कहानियां मिलेंगी। इन कथाओं से ये विचार मिलता है कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत के अनेक जन्मों और कर्मों को देखना भी आवश्यक है। ये लाइन आपकी किताब से उठाई है मैंने। अक्सर आप बुक पढ़ते हो, अब खुद सोचो ना, बुक पढ़ोगे तो इतना समझ में आएगा? चलो, आपको लगता है समझ में आएगा, तो इसका मतलब बताओ। इस प्रकार बौद्ध दृष्टि में अतीत रेखिक लेनियर न होकर चक्राकार और कर्म आधारित है। इतिहास यहाँ कर्म, पुनर्जन्म और नैतिक प्रगति से जुड़ा है। क्या मतलब है? तभी तो कह रहा हूँ, रटने की एक लिमिट होती है यार। कितना रटोगे यार, समझो, है ना। मैं समझाता हूँ। देखो, एक इंसान है ना, पैदा होता है, अपने जीवन में कर्म करता है और फिर मर जाता है ना। और कर्मों के अनुसार वो जन्म लेता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी योनि में वो चला जाएगा। तो बौद्ध दृष्टि यानी कि बौद्ध धर्म क्या बताता है कि जो हमारा जो इतिहास है ना, वो यहीं तक सीमित नहीं है कि जन्म ले लिया, काम कर लिए, कर्म कर लिए और मर गए। नहीं, आपके कर्मों के अनुसार है ना आपका जीवन चलता जाएगा। और इतिहास इसी रूप में समझाता है कि पिछले जन्म में क्या थे, कौन से काम किए। तो इसे कहते हैं चक्राकार और कर्म आधारित अतीत। ठीक है, एक रेखिक इतिहास होता है, जैसे कि जन्म हो गया, कर्म कर लिए, ये घटनाएं हो गई और फिर मर गया, ये होता है रेखिक इतिहास। जबकि चक्राकार इतिहास क्या होता है? जन्म लिया, कर्म किए, मर गए, फिर से जन्म लिया, कर्म किए, मर गए, कर्मों के अनुसार कोई योनि मिल गई, कोई जीवन मिल गया, फिर कर्म किए, मर गए, ऐसे। तो ये है। तीसरा पॉइंट देखिए, समुदाय और स्मृति का निर्माण। बौद्ध जीवनियों ने केवल बुद्ध का जीवन नहीं लिखा, बल्कि बौद्ध समुदाय की सामूहिक स्मृति बनाई। अश्वघोष की, कवि अश्वघोष की बुद्ध चरित यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा है। चरित का मतलब होता है जीवन। तो लेखक अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और बुद्ध चरित एक महाकाव्य है, महाकाव्य है भगवान बुद्ध को समझने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए। ललित विस्तार, ये विस्तार है में बुद्ध के जीवन को चमत्कार और दिव्यता के साथ में जोड़ा गया। महावस्तु और निदान कथा में भी इस परंपरा के प्रमुख उदाहरण हैं। क्या है महावस्तु और निदान कथा? दोस्तों, ये दोनों ही बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के लिए पवित्र किताबें हैं, महावस्तु और निदान कथा। महावस्तु में तो आपको महात्मा बुद्ध के जीवन तथा पिछले जन्मों की कहानियाँ मिलेंगी, और निदान कथा में ये मिलेगा कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से ज्ञान हासिल किया, ज्ञान हासिल किया। ठीक है, इन ग्रंथों का उद्देश्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों में श्रद्धा उत्पन्न करना और यह बताना कि बुद्ध का जीवन मानव इतिहास में एक महान मोड़ था। आगे चलेंगे, फोर्थ हेडिंग, ऐतिहासिक तथ्य और धार्मिक कल्पना का मेल। तो बौद्ध जीवनियों में कुछ ऐतिहासिक तत्व मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगहों का वर्णन मिलता है। कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, जहाँ पर पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, कुशीनगर, मगध के शासक, गणराज्य परंपराएं, ये सब मिलता है। परंतु इसके साथ चमत्कार, प्रतीक और धार्मिक व्याख्याएं भी जुड़ते हैं। इसलिए जीवनी आधुनिक अर्थ में शुद्ध इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास बोध का स्रोत है। यानी कि कुछ कुछ इतिहास तो मिलता है, लेकिन शुद्ध रूप में, प्योर फॉर्म में यहाँ पर हिस्ट्री नहीं मिलती है। इतिहास का रोमिला थापर का विचार है कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में अतीत की स्मृति अनेक रूप में सुरक्षित रही। वहीं ग्रेगरी सोपेन और एतियन लामोट जैसे विद्वानों ने बताया कि बौद्ध परंपरा में ग्रंथ, अवशेष, स्मारक तीनों मिलकर अतीत की समझ बनाते हैं। कुल मिलाकर के आप निष्कर्ष लिख दो माय डियर। अतः बौद्ध जीवनियों में अतीत का जो दृष्टिकोण वो धार्मिक, नैतिक, प्रतीकात्मक और सामुदायिक रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसमें अतीत को केवल घटनाओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, पुनः जन्म और आदर्श जीवन कैसा जीना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षाएं हैं वो हमें मिलती हैं बौद्ध जीवनियों में। इसलिए बौद्ध जीवनियाँ प्रारंभिक भारत के इतिहास बौद्ध को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। वे हमें बताते हैं कि उस समय अतीत का अर्थ केवल बीता हुआ समय नहीं था, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाली स्मृति भी था। यानी कि बीते हुए कल से हम क्या सीख सकते हैं, उस हिसाब की जो बातें हैं वो लिखी गई। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे जन्म पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अभिलेखों की भाषा में परिवर्तन हमें प्राचीन भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में क्या बताते हैं? क्या शानदार क्वेश्चन पेपर बना था भाई, हवा नहीं लगती। जब ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हो तो हवा नहीं लगती बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक एक चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करते हो, तो सारे प्रश्न हैं बनने लग जाते हैं। देखिए, अभिलेख आप जानते ही है
कि किसी भी ठोस सतह पर लिख दिया राजा ने जनता को संदेश भिजवाने के लिए, वो अभिलेख कहलाता था। तो अभिलेखों की भाषा में परिवर्तन हमें प्राचीन भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में क्या बताता है। देखिए, इंट्रो लिखिए इसका। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख केवल राजाओं के आदेश या दान की सूचना नहीं देते, बल्कि वे ये भी बताते हैं कि समय के साथ समाज, सत्ता, धर्म और संस्कृति में क्या परिवर्तन है। विशेष रूप से अभिलेखों की भाषा में क्या बदलाव आया, मतलब अभिलेख में जो भाषा लिखी जा रही थी ना, उसमें हमें क्या बदलाव आता है उस तरह से लिखना है। प्रारंभिक काल में जहाँ प्राकृत और लोक भाषाओं का प्रयोग अधिक दिखाई देता है, क्योंकि प्राकृत भाषा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नहीं है वो भी समझ जाता था, आम जन की भाषा हुआ करती थी। वहीं बाद के समय में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। आगे चलिए, इस परिवर्तन से पता चलता है कि राजनीतिक वैधता, सामाजिक संरचना और धार्मिक प्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदर्श समय के साथ कैसे बदल रहे थे। तो पहले के टाइम पे दोस्तों, शुरुआत के अंदर अभिलेखों पर या शिलालेख कह लो, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कब? मौर्य काल, जैसे कि मौर्य काल में राजा अशोक के शिलालेखों में प्राय प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इस कारण ये था कि इसका कारण क्या था, अशोक अपने संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता था। सभी लोगों को तो संस्कृत आती नहीं थी, प्राकृत हालांकि कुछ कुछ जानते थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और ख्रष्टी लिपि में लिखे गए। लिपि क्या होती है? जिस हिसाब से अक्षरों की बनावट होती है, जैसे कि हिंदी भाषा की जो बनावट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। भाषा सरल और जनसाधारण के निकट थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय शासक जनता से सीधे संवाद स्थापित करना चाहता था। इतिहासकार डी सरकार और रोमिला थापर ने संकेत दिए कि अशोक के अभिलेख हैं राजा और प्रजा के बीच एक नए प्रकार के संबंध को दिखाते हैं। आगे है सेकंड हेडिंग, संस्कृत का बढ़ता प्रभाव। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से, यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ 20 ईसा पश्चात, ये कुछ प्रारंभिक शताब्दियाँ थी, से अभिलेखों में संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह संस्कृत गद्य का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण नमूना है। बाद में गुप्त काल में संस्कृत अभिलेखों की परंपरा और ज़्यादा मजबूत हुई। आपको पता है गुप्त काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो संस्कृत है उसके कहानियाँ, किताब, नाटक लिखे गए संस्कृत भाषा को यूज करके गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में ही है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? एक प्रकार का वो है, मतलब जिसमें राजा समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। एक प्रकार का ये प्रशंसनात्मक ग्रंथ है। गुप्त शासकों की प्रशस्तियों में अलंकारिक और साहित्यिक शैली भी दिखाई देती है, क्योंकि जो लेखक दरबार में रह रहा है वो राजा की तारीफ तो करेगा। इस परिवर्तन से पता चलता है कि यानी कि पहले के टाइम पे प्राकृत भाषा यूज होती थी अभिलेखों में, उसके बाद में संस्कृत भाषा यूज होने लगी। ये परिवर्तन हो गया भाषा के अंदर, समझ रहे हो। अब शासक केवल सूचना नहीं देना चाहता था, बल्कि अपनी महिमा, वैधता और उच्च सांस्कृतिक प्रतिष्ठा भी स्थापित करना चाहते थे। समझ गए? मतलब राजा है, आम जन की भाषा को छोड़कर अब संस्कृत का यूज क्यों करने लगा? क्योंकि वो अपनी महिमा, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहता था, शासन की वैधता, यानी कि असली राजा तो मैं ही हूँ, मैं ही आपके ऊपर शासन करूँगा और आपको मेरे कहने मानने पड़ेंगे। और हम लोग पढ़े लिखे हैं। संस्कृत जो सत्ता है, संस्कृत भाषा सत्ता, ब्राह्मणवादी परंपरा, उच्च संस्कृति की भाषा बनती चलेगी। यानी कि राजाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को ही संस्कृत का ज्ञान होता था। भाषा परिवर्तन और सामाजिक बदलाव देखिए, अभिलेखों की भाषा का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की ओर भी संकेत देता है कि जैसे जैसे अभिलेखों में भाषा चेंज होती गई, जैसे कि पहले प्राकृत भाषा यूज होती थी अभिलेखों में, अब संस्कृत भाषा यूज होने लगी। साथ में वैसे ही समाज में परिवर्तन भी आने लगा। प्राकृत से संस्कृत की ओर बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि समाज में ब्राह्मणों का प्रभाव, वर्ण व्यवस्था की मजबूती और राजसत्ता का धार्मिक वैधीकरण बढ़ रहा था। भूमिदान अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग यह दिखाता कि राजाओं और ब्राह्मणों के बीच संबंध मजबूत हो रहे थे दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मण हैं वो तरह तरह के हवन, अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह करवाते थे राजाओं को, और राजा खुश होकर उनको दान देता था। और ये उल्लेख जो बातें हैं ये हमें भूमिदान अभिलेखों में मिलती है। इससे स्थानीय समाज और शक्ति संतुलन भी बदल रहा था, यानी कि जो ब्राह्मण मजबूत हो रहे थे समाज के अंदर, जिसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी वो मजबूत होगा, सीधी सी बात है। क्षेत्रीय भाषाओं का उदय देखिए, बाद के काल में कुछ अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषाओं के तत्व भी दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि स्थानीय राज्यों, क्षेत्रीय संस्कृति और भाषाई पहचानों का विकास हो रहा था। अर्थात भाषा का जो इतिहास है वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता के विकास से भी जुड़ा है।
समझो इस बात को, बहुत प्यारी लाइन है यार। भाषा का जो इतिहास, यानी कि पहले प्राकृत, उसके बाद में संस्कृत भाषा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी कि राजा के अलावा अन्य जो लोग थे जैसे कि ब्राह्मण है, सामंत, उनके पास में पावर आने लगी। इतिहासकार आर एस शर्मा ने इस प्रकार के परिवर्तनों को व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलावों से जोड़ा। देखो, ब्राह्मणों को ज़्यादा जमीन दी जाने लगी, ऐसा उल्लेख हमें दान पत्र अभिलेखों से मिलता है। तो समाज में बदलाव हुए और ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। निष्कर्ष देखिए, अभिलेखों की भाषा में परिवर्तन प्राचीन भारत के ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। प्राकृत का उपयोग जनसंपर्क और सरल शासन दृष्टि को दर्शाता है, यानी कि अशोक मौर्य वंश के राजा अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत लैंग्वेज का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह अपना संदेश पहुंचाना चाहता था। जबकि संस्कृत का प्रभुत्व है, राजसत्ता। देखो, गुप्त काल में जैसे कि समुद्रगुप्त है, वो अपने दरबार के अंदर भी कहा करता संस्कृत का यूज होगा, अभिलेखों में संस्कृत उसने लिखवाई। तो संस्कृत का प्रभुत्व दबदबा बढ़ने लगा। राजसत्ता ब्राह्मणवादी प्रभाव और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग की उभार को प्रकट करता है। बाद में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास स्थानीय पहचान के बढ़ने के संकेत देता है। इसलिए अभिलेखों की भाषा केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं, बल्कि उस समय का समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति, ये सब भी बदल रहे थे। भाषा तो बदल ही रही थी, साथ में समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति भी बदल रहा था। यही तो क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आता नहीं दोस्तों, है ना। इतना बच्चों वाला भी खेल नहीं है, लेकिन हाँ भाई, मेहनत करके और सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। क्या अभिलेखों की भाषा में जो बदलाव हुए उसके साथ में समाज में बदलाव हो रहे थे क्या, ये लिखना था भाई। क्या शानदार क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। महाभारत के बारे में क्या जानते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक महाकाव्य है। तो एक तो होता काव्य जो कि सीमित क्षेत्र में ही सीमित लोग पढ़ते हैं। महाकाव्य का मतलब है कि उसमें जो लिखी हुई बातें हैं आज भी प्रासंगिक है और हर भारतीय के घर में आपको महाकाव्य मिल ही जाएंगे, जैसे कि रामायण और महाभारत, जिसे परंपरा में वेद व्यास, यानी कि इनके लेखक, महाभारत के जो लेखक है वेद व्यास जी रहे हैं। तो ये महाकाव्य केवल कौरव और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, धर्म, नैतिकता और मानवीय संघर्षों का भी दर्पण है। किस प्रकार से पांडव और कौरव के बीच में संघर्ष की राजनीति होती है। इसलिए महाभारत को अतीत की समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पहले के टाइम पे किस प्रकार से ये राजवंश लड़ा करते थे सब पता चलता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, राजसत्ता के बारे में जानते हैं, वंश परंपरा, पारिवारिक संघर्ष, धर्म संकट, न्याय अन्याय के प्रश्न उठते हैं। काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं ना जिसमें न्याय अन्याय के सवाल उठते हैं, जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण, वो अन्याय था और भगवान कृष्ण ने न्याय किया फिर, है ना। जो बुराई का साथ देते थे लोग वो सारे खत्म हो गए। इसमें दिखता है कि प्राचीन भारतीय समाज में राज्य, कर्तव्य, नैतिकता कितने महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए अर्जुन का मोह। अर्जुन अपने परिवार के साथ में बहुत अटैच था, बहुत इमोशनली वो कनेक्ट था, लेकिन कृष्ण ने कहा कि भाई आप मत देखो कि आपके परिवार वाले हैं, आप ये देखो कि ये बुराई के प्रतीक हैं। युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए अर्जुन को, वो गीता के उपदेश कहलाए। तो ये जो उपदेश थे, इससे हमें पता चलता है युद्ध केवल शक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का विषय। आप अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार चलिए। इतिहासकार रोमिला थापर मानते कि ऐसे ग्रंथों को शाब्दिक इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक स्मृति और अतीत बोध के स्रोत के रूप में पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको उस टाइम के समाज के बारे में और बीते हुए कल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैल्यूबल। महाभारत से हमें स्त्रियों की स्थिति, राजा का धर्म, युद्ध की नीति और सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक मूल्य मतलब लोगों के अंदर कितना साहस था, कितनी नैतिकता थी, कितनी ईमानदारी थी, कितनी सत्यनिष्ठा थी और देश प्रेम था या नहीं था, ये सब सामाजिक मूल्य होते हैं। निष्कर्ष लिखिए, ये अतः महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। महाभारत हमें बताता है कि अतीत को कथा, स्मृति और नैतिक शिक्षा के रूप में कैसे सुरक्षित रखा गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4th क्वेश्चन में ही प्रशस्तियाँ। तो जो लेखक होते थे ना, कवि होते थे, वो राजा के दरबार में रहा करते थे, राजा का आश्रय पाते थे, संरक्षण पाते थे और बदले में राजा की प्रशंसा करते थे अपनी किताबों में। वो प्रशस्तियाँ कहलाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको दरबार में रहना था, उनको सोना चांदी ये सब हासिल करना था, ज़मीन हासिल करनी थी।
राजा की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना फिर। भूमिका लिखिए माय डियर। प्रशस्तियाँ प्राचीन भारत में शासकों, राजवंशों या दानकर्ताओं की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख होते थे। इनका मुख्य उद्देश्य राजा की वीरता, दानशीलता, विजयों और गुणों का वर्णन करना था। प्रशस्तियाँ इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें उस समय की राजनीतिक सोच, राजसत्ता यानी कि राजा किस प्रकार से शासन चलाता था, और वैधता की जानकारी मिलती है। अरे वैधता शब्द से अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना यार। वैधता का सीधा सा मतलब है कि वही राजा शासन करने के योग्य है और उसका कहना जनता वहाँ की मानेगी। जैसे कि हमारे जो पीएम है ना, नरेंद्र मोदी जी, उनकी सत्ता को वैधता मिली हुई है ना कि वही शासन करने योग्य हैं और वही नीति नियम बना सकते हैं, और हम फॉलो भी करेंगे उनकी बातों को। इन सबको कहते हैं लेजिटिमेसी या वैधता। प्रशस्तियाँ सामान्यतः संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, और इन्हें स्तंभों यानी कि जो खंबे वगैरह होते थे, जैसे कि इलाहाबाद का स्तंभ, शिलाओं यानी कि जो पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, या तांबे की जो पट्टियाँ, उन पर अंकित किया जाता था प्रशस्तियों को। इनमें राजा को आदर्श विजेता, धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे राजा हरिशेन ने लिखा था। इससे समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसमें क्या मिलता है कि राजा समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पर युद्ध लड़े, साम्राज्य विस्तार कितना किया, और उनकी राजनीतिक शक्ति कहाँ तक फैली हुई थी। इतिहासकार डीसी सरकार और रोमिला थापर बताते हैं कि प्रशस्तियाँ उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत तो हैं, पर इन्हें सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ा चढ़ा करके जो कवि है वो बातें कहता है कि हमारा राजा जब भी युद्ध मैदान में जाता था ना, तो समुद्र में लहरें काफ़ी तेज हो जाया करती थी, पहाड़ उछला करते थे, है ना, जंगल के जानवर भाग जाते थे, शत्रु है कांप जाता था। ये सब बातें मिलते हैं, अतिशयोक्ति इसी को कहते हैं। निष्कर्ष लिखिए तो प्रशस्तियाँ ग्रंथ केवल प्रशंसा लेख नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्कृति और इतिहास बोध यानी कि इतिहास की जानकारी को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। प्रशस्तियाँ ये हमें बताती हैं कि जो राजा अपनी छवि यानी कि अपनी इमेज को और वैधता को कैसे स्थापित करता था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको 2 ही अटैम्प्ट करने थे, लेकिन मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए हैं, सारों पे टिप्पणियाँ लिख दी हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं ना कुछ क्वेश्चन। इंट्रो लिखिए। पौमचरियम क्या है? जैनों की रामायण है, जैनों की रामायण है। तो जैन कवियों ने दोस्तों अपने हिसाब से है ना रामायण को रूप दे दिया है। जैसे कि जो राम, कृष्ण और सीता है, इनका नाम बदल दिया, और जो ये लंकापति रावण था उसका भी नाम बदल दिया, और वो एक राक्षस नहीं था। लेकिन जैनों की जो रामायण है पौमचरियम, इसमें भी कहा गया कि राम है वो नैतिक व्यक्ति थे, अच्छाई बुराई के बीच में अंतर समझते थे। और ये जैन कवियों द्वारा लिखी गई जैन रामायण है, जो कि रामायण का ही एक संस्करण हम समझ सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। तो पौमचरियम जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे प्राचीन भारत में अतीत और परंपरा को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। इसके लेखक कौन थे? जैन कवि विमल सूरी ने लिखा था। यह ग्रंथ राम कथा का जैन रूपांतरण है, यानी कि जैन कवियों ने अपने हिसाब से पात्रों के नाम बदल दिए और कहानी को भी चेंज कर दिया। इसलिए इसका महत्व इसलिए कि क्योंकि ये दिखाता कि एक ही कथा को अलग धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे लिखा जाता है। पौमचरियम शब्द पद्म चरित्र से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर पद्म का अर्थ है भगवान राम और चरित्र का मतलब है भगवान राम का जीवन। तो पौमचर्य में भगवान राम के जीवन के बारे में समझने के लिए मिलता है, और यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से अलग दृष्टि प्रस्तुत करता है। यानी कि देखिए रामायण जो है मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखी गई, लेकिन ये जो पौमचरियम है ये जैन कवि विमल सूरी लिखते हैं अपने हिसाब से। इसमें जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत और मूल शिक्षाएं हैं ना, वो इन पात्रों के द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे कि बताते हैं कि कोई भी पात्र है, कोई भी कैरेक्टर है, वो किसी जानवर को नहीं मारता था। यही तो अहिंसा सिखाता है जैन धर्म। सत्य बोलते थे सारे, है ना, कोई व्यभिचार गलत कर्म नहीं करता था कोई भी पात्र। तो जैनों के सिद्धांत, जैनों की शिक्षाएं हैं, वो जैन पौमचर्य में बताई गई हैं। समझ में आ गया? अहिंसा, संयम, नैतिक जीवन, ये सब बताया गया। उदाहरण के लिए जैन परंपरा में राम को आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया, लेकिन राम है युद्ध नहीं लड़ते थे, वो हिंसा नहीं करते थे। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ केवल कथा नहीं कहते, बल्कि अपने धर्म के मूल्यों को स्थापित करते हैं। तो जैनों ने अपने हिसाब से ये जो ओरिजिनल रामायण इनको बदल करके, मतलब जैनों के मूल्य सिद्धांत वो डाल दिए हैं।
इतिहास का रोमिला थापर मानते हैं कि ऐसे ग्रंथ अतीत की विविध यादों को समझने में सहायक है। पौमचर्यम यह भी बताता है कि प्राचीन भारत में इतिहास बोध केवल एक रूप नहीं था, यानी कि इतिहास को जानने के तरीके अलग अलग होते थे। निष्कर्ष देखिए, पौमचर्यम जैन दृष्टि से रचित रामकथा जो हमें धार्मिक विविधता, वैकल्पिक परंपरा और इतिहास की अतीत की बहुविध समझ का परिचय कराती है। यानी कि हम इतिहास को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी संस्कृत में, और कवि विमल सूरी ने ये जैन पौमचर्यम लिखा। यह ग्रंथ प्रारंभिक भारतीय इतिहास लेखन और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। संगम साहित्य में ऐतिहासिक चेतना, क्वेश्चन नंबर 4 में 4th क्वेश्चन है। संगम साहित्य का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पश्चात, यानी कि 600 सालों का जो टाइम पीरियड था, तो दक्षिण भारत में जो आज का तमिलनाडु है, केरल है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, यहाँ के जो कवि आपस मिलते थे और एक जगह बैठ करके वो दक्षिण भारत का इतिहास लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो उनके संगम को कहा गया, उनके मिलन को कहा गया संगम, और जो साहित्य लिखते थे उसको कहा गया संगम साहित्य। चोलों ने, पांडे राजाओं ने, चेरों ने काफ़ी ज़्यादा सहायता की। तो संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिल क्षेत्र के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है संगम साहित्य। ऐतिहासिक चेतना का मतलब क्या क्या इसमें संगम साहित्य में इतिहास समझने की कोई बातें हैं क्या? संगम साहित्य तमिल भाषा के सबसे प्राचीन साहित्यिक रूपों में गिना जाता है। सामान्यतः ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के बीच में रखा गया। इसमें केवल काव्य सौंदर्य नहीं बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, युद्ध, व्यापार और मान्यताओं की झलक भी हमें मिलती है। आगे चलिए, संगम साहित्य में ऐतिहासिक चेतना का अर्थ है अतीत, समाज और सत्ता के प्रति जागरूकता। तो संगम साहित्य पढ़ेंगे ना तो हमें क्या पता चलेगा? साउथ इंडिया का पास्ट के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, और अपने राजाओं के शासन को किस तरह से देखा करते थे। क्या राजा अच्छे से शासन चलाता था क्या? ये सब मिलता है। इनके अकम और पुरम काव्य जीवन के दो पक्ष दिखाते हैं। यानी कि संगम साहित्य के भी दो टाइप थे, अकम काव्य और पुरम काव्य। अकम काव्य में क्या हमें मिलता है? जैसे कि अकम कविता है कोई, उसमें प्रेम और निजी जीवन से संबंधित बातें मिलेंगी, जबकि पुरम काव्य में युद्ध, वीरता, दानशीलता, राजाओं और सार्वजनिक जीवन का चरित्र मिलता है। किसमें? पुरम काव्य में। इससे उस युग के जीवन का सच्चाई सामने आता है। यथार्थ का मतलब सच्चाई, वास्तविकता। एग्जाम्पल देखिए, पुरनानुरु और पट्टीरुपट्टू, इन ग्रंथों में चोल, चेर, पांडे राजाओं की वीरता, युद्धों के बारे में पता चलता है। इन रचनाओं से उस समय की राजसत्ता, सम्मान, युद्ध नीति और दान की परंपरा महत्वपूर्ण थी। साथ ही व्यापार, समुद्री संपर्क और सामाजिक विविधता के संकेत में मिलते हैं। के नीलकंठ शास्त्री हिस्टोरियन रहे हैं और कैमिल ज्वेले बिल ने संगम साहित्य को प्रारंभिक तमिल समाज और संस्कृति के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत माना। हालांकि इसे शाब्दिक इतिहास नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकेतों से भरा साहित्यिक स्रोत समझना चाहिए। यानी कि इसमें है ना, आपको कुछ बातें मिथक के रूप में मिल सकती हैं, माइथोलॉजी, किंवदंतियाँ, दंत कथाएँ, लेकिन 70-80% जो बातें हैं वो आपको वास्तविक इतिहास से संबंधित मिलेंगी। निष्कर्ष लिखिए, अतः संगम साहित्य में ऐतिहासिक चेतना स्पष्ट रूप से मिलती है। ऐतिहासिक चेतना क्या है भाई? कि प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की चेतना मौजूद थी। लोगों को पता होता था कि इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन उसका रूप आज के टाइम पर जो इतिहास लिखा जाता वैसा नहीं था, तिथिवाज नहीं था। यह केवल कविता नहीं बल्कि प्राचीन तमिल समाज की स्मृति, सत्ता, संस्कृति और जीवन मूल्यों का दर्पण है। इसलिए तब इतिहास लेखन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति संत जीवनियों के ऐतिहासिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो, भारत में ना सूफी संत और अनेक संत हुए हैं। सूफी संतों के अलावा जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और भी बहुत सारे सूफी संत हैं। इनके अलावा भी मीराबाई हैं, संत रविदास हैं, संत गुरु नानक जी हैं, कबीर साहब हैं, संत दादू दयाल हैं। तो इनकी जीवनियों से, इन्होंने जीवन किस प्रकार से जिया, वो सब हमें किस में मिलता है? भक्ति संत जीवनियों में मिलता है। तो इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, और आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप बताएंगे
भक्ति संत जीवनियाँ क्या होती हैं, इसका महत्व क्या है और इसमें कमियां क्या हैं, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर आलोचनात्मक परीक्षण। इंट्रो लिखिए, अच्छा इंट्रो लिखेंगे। भक्ति संत जीवनियाँ जो हैं उनमें हमें संतों के जीवन, उपदेश, भक्ति, संघर्ष और चमत्कारों का वर्णन करने वाली रचनाएं हैं। ये रचनाएं सीधे सीधे आधुनिक अर्थों में तथ्यात्मक इतिहास नहीं, यानी कि तिथियों पे आधारित इतिहास नहीं है, फैक्ट के बेस पे जो पढ़ते हैं ना, 1538 में ये हुआ, 1620 में ये हो गया, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर भी इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है भक्ति संत जीवनियाँ। इन्हें इतिहास लेखन की ऐसी परंपरा के रूप में देखा गया जिनसे अतीत की सामाजिक स्मृति, धार्मिक चेतना और समुदाय निर्माण को समझा जा सकता है। इसलिए इनका मूल्यांकन करते समय श्रद्धा, इतिहास दोनों के बीच में संतुलन रखना आवश्यक है। सबसे पहले भक्ति संत जीवनियाँ हमें अपने समय के समाज और धर्म की झलक देती हैं। पता चल जाता है ना, जैसे कि मीराबाई जी के टाइम पर हम पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें तो पता चल जाता है कि लोग धर्म को किस तरह से देखा करते थे, समाज कैसा था। इन ग्रंथों से पता चलता है कि भक्ति केवल पूजा पद्धति नहीं थी, बल्कि लोक भाषा, जन समाज, गुरु शिष्य संबंध और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ी एक व्यापक सांस्कृतिक धारा थी। क्या बात है यार, भक्ति केवल पूजा पद्धति नहीं थी। तो मीराबाई जी के पद अगर आप पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, संत दादू दयाल जी की वाणी पढ़ते हैं, गुरु नानक जी के उपदेश पढ़ते हैं, तो आपको उस समाज के बारे में, लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे, गुरु शिष्य संबंध कैसे हुआ करते थे और एक व्यक्ति की आस्था किस तरह से होती थी, वो सब पता चलता है। उदाहरण के लिए नाभादास की भक्तमाल, नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा। सिख परंपरा की जन्म साखियाँ, जिसमें गुरु महाराजों के उपदेश वाणियाँ लिखी हैं। कबीर से संबंधित परचाइयाँ, कबीर जी की वाणी है ये। वैष्णव परंपरा की 84 वैष्णव यानी कि 84 संतों के बारे में उल्लेख मिलता है 84 वैष्णव ग्रंथों में। तो इन सब में भक्ति समुदायों की मान्यता, आदर्शों, सामाजिक पहुंच को हमें पता चलता है। सामाजिक पहुंच का मतलब है राजा से कैसे संबंध होते थे उन संतों के। इस अर्थ में ये ग्रंथ हमें धार्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक संबंधों की भी जानकारी देते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है सामूहिक समृद्धि और संप्रदाय निर्माण में है। संत जीवनियाँ किसी संत को केवल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श, गुरु, भक्त और परंपराएं केंद्र में रूप में प्रस्तुत करती हैं। भक्तमाल अनेक संतों को एक साझा भक्त परंपरा में मानती है, यानी कि भक्तमाल जब आप पढ़ेंगे ना तो अनेक संतों के बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे। जबकि जन्म साखियाँ गुरु नानक जी की स्मृति को संगठित रूप देती है। गुरु नानक जी ने जो जन्म जिया, उनके जो उपदेश से, उनकी यात्राएं हैं, वो आप जन्म साखियों में पाएंगे। आधुनिक विद्वानों ने ये भी दिखाया कि भक्त संत जीवनियाँ पब्लिक मेमोरी यानी कि सार्वजनिक स्मृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि संतों के समय समाज, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था, गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी वो हम समझ सकते हैं। इस कारण ये ग्रंथ हमें समझने में मदद करते हैं कि धार्मिक समुदाय अपने बीते हुए कल को कैसे याद करते हैं, गढ़ते हैं। तीसरा, इन जीवनियों से मूल्य, मानसिकता का भी इतिहास समझा जा सकता है। कुछ जीवनियाँ तो संतों ने ही लिखी हैं। इनमें हमें प्रेम, समर्पण, गुरु भक्ति, ईश्वर से सीधा संबंध, लोक भाषा का महत्व है। जैसे कि जो कबीर साहब है, कबीर जी हैं, वो शद्दुकड़ी भाषा में अपने पदों की रचना किया करते थे, क्योंकि संस्कृत का तो ज्ञान था नहीं, इतना पढ़े लिखे नहीं थे। और कई बार सामाजिक बंधनों के विरुद्ध भी आवाज़ मिलती है, यानी कि समाज की जो बुराइयां हैं, कर्मकांड, पाखंड है, वो भी इन संतों की जीवनियों में मिलेंगी। जैसे चैतन्य पर लिखी गई रचनाएं भक्ति को भावनात्मक और सामूहिक अनुभव के रूप में दिखाती हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक संत थे, जबकि मीराबाई से जुड़ी परंपराएं राजस्थान की एक संत थी मीराबाई, जो बताती हैं कि उस समय पर पितृसत्तात्मक समाज था जहाँ पर वो पैदा हुई, जहाँ ससुराल था वहाँ पर भी था काफ़ी तंग किया गया। भक्ति और सामाजिक मर्यादाओं के बीच तनाव को सामने लेके आती हैं। इसलिए भक्त संत जीवनियाँ जो हैं, क्या हुआ से अधिक लोग क्या मानते थे और किन मूल्यों को आदर्श मानते थे, ये भी बताते कि लोगों की समझ क्या थी वो पता चल जाता। लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। अब करते हैं आलोचनात्मक परीक्षण भक्त संत जीवनियों का। मतलब इसमें कमियां बताते हैं, इन जीवनियों में क्या कमियां हैं। देखो, काफ़ी भक्तों की अगर जीवनियाँ पढ़ेंगे आप तो उसमें चमत्कार जैसे कि सूफी संत हैं, वो अनेक बीमारियों को ठीक कर देते थे। चमत्कार देखने के मिलेंगे, बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, अतिशयोक्ति, संत का महिमा मंडन और संप्रदायगत पक्षपात मिलता है। अलग अलग संतों के अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे। कोई वैष्णव संप्रदाय से है, कोई शाक्त संप्रदाय से है, कोई शैव संप्रदाय से है, तो वो अपने ही संप्रदाय की तारीफ करा करते थे।
कई बार घटनाओं का सही कालक्रम, तिथि और तथ्य जो फैक्ट हैं, डेट वगैरह हैं, स्पष्ट नहीं होते, इसलिए इतिहासकार इन्हें शुद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अभिलेखों, अन्य साहित्यिक स्रोतों और सामाजिक संदर्भों के साथ मिलाकर के पढ़ते हैं। निष्कर्ष लिखिए, भक्त संत जीवनियाँ पूरी तरह से तथ्यात्मक इतिहास नहीं है, जैसे कि हम अकबर के बारे में है ना पढ़ते हैं, या फिर हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा इतिहास नहीं है भक्त संत जीवनी में, लेकिन फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व तो है। वे समाज, धर्म, लोक भाषा, स्मृति, संप्रदाय और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए भक्त संत जीवनियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष ये है कि भाई ये घटनाओं के शाब्दिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक स्मृति, धार्मिक चेतना और इतिहास बोध के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इनको पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया यार। देखो, बखर और बरुंजी, दो टॉपिक हैं, बखर और बरुंजी। इनमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का तो मिलेगा आपको। बखर इतिहास तो आपको मराठाओं के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण ये ग्रंथ होते हैं बखर, और बरुंजी असम के इतिहास को जानने के लिए। तो मैं गेस्ट पेपर में लिखूंगा वो क्वेश्चन, इसलिए वो वीडियो भी देख लेना। मेहनत कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रहा तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, उससे वीडियो का रीच बढ़ेगा यार, और मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, ठीक है, उन सब से। तो कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना आप, कैसा लगा वीडियो आपको। तो बखर आख्यान मैं आपको बता चुका हूँ। आख्यान का मतलब होता है जब आप किसी बात को घटनाओं या कहानियों के रूप में बताते हैं, उसको आख्यान कहते हैं। और बखर आख्यान हमें मराठाओं के इतिहास को बताते हैं। तो किस प्रकार से बखर आख्यान है हमें मध्यकाल के और प्रारंभिक आधुनिक मराठा राज्य व्यवस्था के बारे में समझ आपको देते हैं, यानी कि आप मराठाओं की राजनीति को किस तरह से समझ सकते हैं वो आपको बताना है। तो इंट्रो लिखिए, इम्प्रेसिव इंट्रो। बखर मराठी गद्य में लिखे गए ऐतिहासिक आख्यान है, जिसमें मराठाओं शासकों जैसे शिवाजी, संभाजी महाराज, युद्धों, प्रशासन, वंश, राज्य विस्तार और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। बखरों को मराठा इतिहास और राज व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। ये केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि यह भी दिखाते कि मराठा राज्य अपने अतीत को किस तरह से याद करते थे और अपनी राजनीतिक वैधता वो किस तरह से बनाते थे। आगे चलिए। सबसे पहले बखर आख्यानों से मराठा राज्य के उदय और स्वराज्य की धारणा को समझा जा सकता है। यानी कि जो मराठा थे ना, वो अपने इलाकों में, अपने आसपास के इलाकों में खुद के बनाए हुए नियमों से ही शासन करना चाहते थे। विशेषकर सभासद बखर बहुत तरह तरह की होती हैं। अनेक लेखकों के द्वारा बखर लिखी गई, जैसे कि एक बखर सभासद बखर। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को एक वीर योद्धा, कुशल शासक और स्वराज्य के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे पता चलता है कि मराठा राजसत्ता केवल सैन्य बल पर आधारित नहीं, बल्कि उसके पीछे वैधता, गौरव और क्षेत्रीय पहचान का विचार भी जुड़ा है। यानी कि जो शिवाजी जो हैं, उनकी सत्ता वैधता ली हुई थी, यानी कि आसपास के लोग उनको काफ़ी माना करते थे, उनका काफ़ी नाम था, क्योंकि अपने दुश्मनों को किस तरह से मिटाना है वो जानते थे। और क्षेत्रीय पहचान, यानी कि उस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं उनको भी जीवित रखा गया। क्षेत्रीय पहचानों का संरक्षण भी किया गया। शिव, दिग्विजय और चिटनिस बखर, ये भी बखरों के नाम हैं। जैसी रचनाएं भी शिवाजी की छवि को महान शासक के रूप में बताती हैं। यानी कि शिवाजी और उनसे जीवन से जुड़े प्रसंग हैं वो शिव, दिग्विजय और चिटनिस बखर से पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी बात, बखरों से मराठा शासन की प्रशासनिक संरचना की झलक मिलती है। इसमें आप राजा दरबार की राजनीति, इनकी सेनाओं के बारे में, इनके किले कहाँ पर थे, क्या व्यवस्थाएं थी, अधिकारियों की भूमिकाएं और शासन की कार्यशैली का उल्लेख मिलता है। किससे? बखरों से। शिवाजी से जुड़ी परंपराओं में अष्टप्रधान, किले प्रबंधन और सैन्य अनुशासन जैसे पक्ष उभरते हैं। यद्यपि बखर आधुनिक प्रशासनिक दस्तावेज तो नहीं, फिर भी वे हमें समझने में मदद करती हैं कि मराठा राज्य की सत्ता कैसे संगठित होती थी। तीसरी बात, हमें बखरों से मराठा राज्य के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। मराठा विस्तार केवल युद्ध का परिणाम नहीं था, उसके साथ राजस्व संग्रह, क्षेत्रीय प्रभुत्व और सैन्य वित्त का प्रश्न जुड़ा हुआ था। बखर आख्यानों में अभियानों, विजय, सरदारों की भूमिका और संसाधनों के नियंत्रण का वर्णन भी मिलता है। आगे देखिए,
बखरों से आपको क्या समझ में आता है कि मराठा राज्य एक गतिशील था, युद्धशील था और संसाधन आधारित राजनीतिक व्यवस्था थी। अन्य बखर देखिए, जैसे कि सभासद बखर 1697 में लिखा गया और इसके अंदर शिवाजी के जीवन और राज्य निर्माण पर प्रारंभिक और अपेक्षाकृत विवरण मिलते हैं। चिटनिस बखर शिवाजी और मराठा राज परंपरा को अधिक विस्तृत रूप देती है। शिव दिग्विजय में शिवाजी का महिमा मंडित चित्र मिलता है, यानी कि काफ़ी तारीफ मिलती है शिवाजी की। पेशव्यांची बखर से हमें पेशवा काल की राजनीति, पेशवा मतलब मराठाओं का जो प्रधानमंत्री था उसको पेशवा कहते थे, जबकि भाव साहेबाची बखर हमें पानीपत के युद्ध, अफगानी राजाओं और मराठाओं के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का वर्णन आपको भाव साहेबाची बखर से मिलेगा। तो पानीपत का युद्ध और मराठाओं के जो सैन्य राजनीतिक संकट था वो किस तरह से डगमगा गया, मराठा हार गए, उस युद्ध के बारे में भाव साहेबाची बखर से जानकारी मिलती है। इन बखरों से अलग अलग चरणों की मराठा राज व्यवस्था का पता चलता है, लेकिन सीमाएं भी हैं इन बखरों की। बखरों में अतिशयोक्ति यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया, पक्षपात, महिमा मंडन और कई बार कालक्रम संबंधी त्रुटियां मिलती हैं, यानी कि एक घटना को बाद में लिख दिया गया जो कि पहले ही हो चुकी थी। इसलिए इतिहासकार इन्हें अकेले नहीं बल्कि दफ्तरी अभिलेखों, पत्रों, फारसी स्रोतों और अन्य समकालीन सामग्री के साथ पढ़ते हैं। इसलिए बखर ऐतिहासिक स्रोत तो हैं, पर इनका उपयोग आलोचनात्मक दृष्टि से करना चाहिए। निष्कर्ष लिखिए, अतः बखर आख्यानों से हम मराठा राजव्यवस्था के उदय, स्वराज्य की अवधारणा मतलब एक सामान्य विचार या कॉन्सेप्ट, प्रशासनिक ढांचे के बारे में समझ सकते हैं, सेना के बारे में, इनकी राज व्यवस्था के बारे में और इनकी राजनीति के बारे में हम बखर ग्रंथों से समझ सकते हैं। वे मराठा इतिहास का स्थानीय और आंतरिक दृष्टिकोण भी देते हैं, परंतु क्योंकि उनमें प्रशंसा और पक्षपात भी है, इसलिए उनका सही उपयोग आलोचनात्मक अध्ययन के साथ ही संभव। यानी कि जब आप बखर पढ़ते हैं ना, तो आपको साथ में क्या क्या पढ़ने चाहिए, उस टाइम के लिखे गए पत्र, फारसी स्रोत भी पढ़ने चाहिए और अभिलेख भी पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, फरिश्ता के इतिहास लेखन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। फरिश्ता कौन था? पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इसको फरिश्ता भी कहते थे इस लेखक को। तो इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसका मूल्यांकन करना है, यानी कि कैसा इतिहास लिखा, क्या क्या बताया इन्होंने, क्या कमियां थी इनके द्वारा इतिहास लेखन में, वो सब बताओ आप। पहले तो इंट्रो लिखो, कौन था फरिश्ता? पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता। यह मध्यकाल भारत के महत्वपूर्ण फारसी इतिहासकार थे। फारसी भाषा में लिखा करते थे। इन्होंने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संरक्षण में, देखो बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो 5 नए स्वतंत्र तुर्क मुस्लिम राज्य उभर के रहे, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार, अहमदनगर थे। तो नए स्वतंत्र राज्य जिसमें एक था बीजापुर, वहाँ के राजा थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। उनके दरबार में रहा करते थे फरिश्ता, और उन्होंने दरबार में रहते हुए तारिक ए फरिश्ता लिखा, या इसी को गुलशन ए इब्राहिमी भी कहते हैं। अब तो तारीख ए फरिश्ता याद रखना। इस ग्रंथ का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि ये केवल दिल्ली या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दक्कन के राज्यों को बराबर महत्व देता है। फरिश्ता के इतिहास लेखन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि उन्होंने भारत के मुस्लिम राज्यों को व्यापक और क्रमबद्ध विवरण देने का प्रयास किया। उनके ग्रंथों में गजनी, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, दिल्ली, गुजरात, मालवा कहाँ पे? MP के अंदर, बंगाल, सिंध जो कि पाकिस्तान का एक स्टेट आज, कश्मीर और विशेष रूप से दक्कन के राज्यों का अलग अलग वर्णन मिलता है। इस प्रकार उनका लेखन क्षेत्रीय इतिहासों को एक बड़े भारतीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ता है। परिप्रेक्ष्य यानी कि नज़रिया। दूसरा, फरिश्ते का विशेष महत्व दक्कन के इतिहास से है। दोस्तों, दक्कन का इतिहास समझना है तो आपको फरिश्ता का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार और गुलबर्गा जैसे दक्कनी राज्यों के बारे में उनकी जानकारी बहुत उपयोगी मानी जाती है। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के संरक्षण में भारत के मुस्लिम राजाओं और सूफियों का इतिहास लिखा, और आधुनिक इतिहासकार दक्कन के अध्ययन में उन्हें एक केंद्रीय स्रोत के रूप में देखते हैं। इसलिए दक्कन के राजनीतिक इतिहास को समझने में उनका ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तीसरा बताओ, फरिश्ता के लेखन से हमें यह भी समझ में आता कि मध्यकाल इतिहासकार जो हैं वो स्रोतों का उपयोग कैसे करते थे, यानी कि फरिश्ता जो हैं अनेक स्रोतों का उपयोग करके भी अपना इतिहास लिखा। फरिश्ता ने पारंपरिक इस्लामिक इतिहास लेखन की पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी कि धर्म का पुट दिया। हर जगह है वो, मतलब कुरान की
और ये हदीसों का उपयोग करके इतिहास लेखन का काम किया, लेकिन साथ ही अपने स्तर पर सामग्री का चयन और संयोजन भी किया। व्यक्तिगत स्तर पे काफ़ी मेहनत की थी फरिश्ता ने। इसका अर्थ यह है कि केवल नकल करने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि उपलब्ध सामग्री को व्यवस्थित करके एक बड़े ऐतिहासिक आख्यान भी वो रच रहे थे। फिर भी उनके इतिहास लेखन की काफ़ी सीमाएं हैं, कमियां हैं। उन्होंने पहले के इतिहासकारों जैसे कि जो बर्नी था और अन्य फारसी ग्रंथों पर काफ़ी निर्भरता रखी। कुछ आधुनिक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि कहीं कहीं उन्होंने किंवदंतियों या कल्पना का भी सहारा लिया। किंवदंतियाँ जो कि आसपास के गांव देहातों में प्रचलित कहानियाँ जो होती हैं। उदाहरण के लिए यूसुफ आदिल शाही की उस्मानी वंशावली के बारे में उनका जो विवरण है वो संदिग्ध माना गया है। इसलिए फरिश्ता को बिना आलोचनात्मक जांच के पूरी तरह तथ्यात्मक स्रोत नहीं माना जा सकता। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि फरिश्ता का जो ग्रंथ बाद के समय में बहुत प्रभावशाली बना रहा। 18वीं और 19वीं सदी में इसके अंग्रेजी अनुवादों के बाद औपनिवेशिक विद्वानों ने भी इसे भारत के इतिहास का एक प्रमाणिक स्रोत की तरह उपयोग किया। इससे स्पष्ट है कि फरिश्ता का प्रभाव केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद की इतिहास लेखन परंपराओं पर भी पड़ा। निष्कर्ष लिखो, फरिश्ता का इतिहास लेखन भारतीय इतिहास परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने दक्कन और उत्तर भारत दोनों को जोड़कर एक व्यापक ऐतिहासिक दृष्टि प्रस्तुत की। वे विशेष रूप से दक्कन के इतिहास के लिए अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं, लेकिन साथ ही उनके लेखन में आश्रयदाता का प्रभाव पूर्ववर्ती स्रोतों पर निर्भरता, यानी कि फरिश्ता है वो इतिहास कैसे लिखा उन्होंने बर्नी की किताबों को देखकर और अन्य फारसी ग्रंथों को देख करके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा करते थे, और कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी उन्होंने लिखा है। इसी को अपन कह रहे हैं अतिशयोक्तियाँ भी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है, 10-10 नंबर के सवाल। पहला है इसमें इलियट तथा डाउसन। इलियट तथा डाउसन, तो हेनरी मेयर्स इलियट पूरा नाम था और जॉन डाउसन औपनिवेशिक काल के महत्वपूर्ण इतिहासकार और संपादक थे। संपादक कौन होता है? जो लिखने का काम करता है, जो एडिटिंग का काम करता है न्यूज़पेपर में। इन दोनों ने मिलकर फारसी इतिहास ग्रंथों के अनुवाद और संपादन का काम किया, जिसे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस, या आप हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख देना भाई, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन, इस नाम से किताब लिखी। किसने? इलियट और डाउसन ने। औपनिवेशिक काल का मतलब है कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ये दो लेखक थे। इन्होंने भारत के समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा। यह जो रचना है 19वीं सदी में आई और मध्यकालीन भारत के अध्ययन पर उनका गहरा प्रभाव था। इलियट और डाउसन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो था कि उन्होंने मध्यकालीन भारत के अनेक फारसी स्रोतों को अंग्रेजों के सामने ट्रांसलेट करके रख दिया। अब ये अंग्रेज है ना, फारसी ग्रंथों का ट्रांसलेशन क्यों करवा रहे थे इंग्लिश में? क्योंकि भारत में लंबे समय तक इनको टिकना था, शासन करना था। इससे सल्तनत और मुगल काल के इतिहास का अध्ययन काफ़ी आसान हुआ। इसलिए स्रोत संग्रह और संपादन की दृष्टि से उनका कार्य उपयोगी माना जाता है। बाद में यह ग्रंथ अनेक खंडों में प्रसिद्ध हुआ। लंबे समय तक इतिहासकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन इनके इतिहास लेखन की बड़ी सीमा यह थी कि इनकी दृष्टि औपनिवेशिक और पक्षपाती थी। औपनिवेशिक का मतलब कि भारतीय समाज की इन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छाई बताई नहीं, और अंग्रेज किस तरह से यहाँ पर शासन विस्तार कर सकते हैं, अंग्रेज़ों के हक में ही, अंग्रेज़ों के पक्ष में ही बातें लिखी। इलियट और डाउसन ने भारतीय इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया कि मध्यकालीन भारत में मुसलमान राजा आए, इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को अधिक तेज कर दिया। औपनिवेशिक शासन को बेस्ट दिखाने के लिए कि जो अंग्रेज है वो सभ्य लोग हैं, या भारत की सभ्यता निम्न दोयम दर्जे की है। औपनिवेशिक शासन को बेस्ट दिखाने के लिए पूर्ववर्ती शासन को, यानी कि जो मुसलमानों का जो शासन रहा है, उसको कहा कि भाई मुगलों ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार फैलाया भारत में, अव्यवस्थित था और दमनकारी रूप में प्रस्तुत किया। निष्कर्ष लिखिए, इलियट तथा डाउसन का महत्व दोहरा है। उन्होंने एक और तो महत्वपूर्ण फारसी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराई, दूसरी ओर उनकी व्याख्या ने मध्यकालीन भारत की सांप्रदायिक और औपनिवेशिक समझ को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक का मतलब है कि भाई उन्होंने विभाजन का काम किया हिंदू और मुसलमानों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के मुख्य पहलू। इंट्रो लिखेंगे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में, यानी कि जो राष्ट्रवादियों द्वारा लिखी गई किताबें, उनमें आपको औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विरोध में विकसित हुआ। यानी कि जैसे कि इलियट और डाउसन ने ऐसी कुछ बातें कही कि अंग्रेजी शासन बेस्ट था। इन सभी के विरोध में दोस्तों राष्ट्रवादी खड़े हुए
और उन्होंने किताबें लिखी। अंग्रेज इतिहासकार भारतीय अतीत को पिछड़ा बताते थे, असंगठित और कमज़ोर बताते थे। कौन? अंग्रेजी इतिहासकार, जैसे कि एलियट और डाउसन बताते हैं, जैसे कि जेम्स मिल भी तो बताता था। जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के गौरव, सांस्कृतिक एकता और ऐतिहासिक उपलब्धि को सामने रखा। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रमुख पहलू यह था कि भारतीय अतीत का पुनर्मूल्यांकन। इस धारा के इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की तारीफ की, मध्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, जैसे कि मध्यकाल के अंदर राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, संस्कृति बची रही, साहित्य, विज्ञान, समाज में प्रगति हुई थी मध्यकाल में, ये सब बताया भारतीय राष्ट्रवादी लेखकों ने। तो इनका उद्देश्य भारतीयों में आत्मगौरव जगाना था कि आपका जो पास्ट ना काफ़ी रिच रहा है। दूसरा पक्ष ये था कि राष्ट्रीय एकता पे बल दिया। राष्ट्रवादी इतिहासकार भारत को केवल अलग अलग राज्यों का समूह नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता वाला देश मानते थे। वे यह भी दिखाना चाहते थे कि भारत में प्राचीन काल से एक साझा सभ्यतागत परंपरा रही है, यानी कि अनेक सभ्यताओं के लोग आए, यहाँ पे बस गए, इसमें मिल गए। तीसरा पक्ष राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने दिखाया कि औपनिवेशिक व्याख्याएं वो गलत थी, हिंदू और मुसलमानों में विभाजन का काम किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने तर्क दिया कि भारत का इतिहास केवल आक्रमणों और पतन का इतिहास नहीं है। इन्होंने भारतीय शासकों, जन आंदोलनों और सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मानजनक स्थान दिया। हालांकि इसकी सीमा यह रही कि कई बार अतीत का आदर्शीकरण हुआ, यानी कि भारत का जो अतीत है बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। ये सब बातें इनके इतिहास में मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा आदर्श मिलता है। प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों में आपको याद रखना आर.सी. मजूमदार, जादूनाथ सरकार, के.पी. जायसवाल, ताराचंद और के.ए. नीलकंठ शास्त्री, ये भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार याद रखना। वापस से पढ़ता हूँ, आर.सी. मजूमदार, जादूनाथ सरकार, के.पी. जायसवाल, ताराचंद, के.ए. नीलकंठ शास्त्री। तो कुल मिला के दोस्तों इन्होंने जो बातें लिखी उन्होंने उसमें भारतीय अतीत का गौरव, राष्ट्रीय एकता स्थापित की और औपनिवेशिक इतिहास लेखन का विरोध किया और जनता में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया। यद्यपि इनके लेखन में भी काफ़ी सीमाएं थी, जैसे कि आदर्शवादी बातें मिलती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फाहियान। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री थे, यानी कि चीन से यात्रा करके भारत में आए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए आए थे, खुद भी बौद्ध थे ये। जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में भारत आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य, फाहियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की खोज करना, उनको अपने साथ चीन में ले जाना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना और पवित्र स्थानों का यात्रा करना उनका मकसद था। बौद्ध संघ के नियम भी समझना चाहते थे कि कैसे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहा करते थे। उनका यात्रा वृत्तांत, फाहियान का यात्रा वृत्तांत हमें प्राचीन भारत, विशेषकर गुप्त काल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फाहियान के विवरण से हमें गुप्त काल के टाइम के समाज, धर्म और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने भारत को अपेक्षाकृत शांत, समृद्ध और व्यवस्थित बताया। इनके अनुसार लोगों पर दंड कम थे, शासन अपेक्षाकृत उदार था। इससे गुप्त काल की स्थिरता और समृद्धि का संकेत मिलता है कि गुप्त काल में राजाओं ने इतना बढ़िया शासन चलाया कि कोई आक्रमण होता नहीं था, जनता बहुत आराम से, प्यार से रहा करती थी। फाहियान विशेष रूप से बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। उन्होंने मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र जैसे बौद्ध स्थलों का वर्णन किया। इनके यात्रा वृत्तांतों से, यानी कि भारत में रहे 15 साल, जो बातें इन्होंने देखी वो बातें अपनी किताब में लिख दी। ये इसे कहते हैं अपन यात्रा वृत्तांत। तो इससे हमें उस समय भारत के कई भागों में बौद्ध विहार, स्तूप मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष जैसे कि बाल और नाखून रखा जाता था और अंडाकार इनका संरचना रहा करता, स्तूपक और भिक्षु संघ सक्रिय थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि बौद्ध धर्म के अलग अलग रूप विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थे। इतिहास की दृष्टि से फाहियान का महत्व इसलिए भी है कि वे केवल धार्मिक बातें नहीं लिखते थे बल्कि जनजीवन, यात्राएं, नगरों और रीति रिवाजों का उल्लेख करते हैं। इस कारण उनका विवरण गुप्त काल के समाज को समझने में बहुत ज़रूरी है, परंतु सीमाएं हैं, कमियां हैं। वे सभी को बौद्ध दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनका ध्यान बौद्ध संस्थाओं पर अधिक रहा, ये कमी है। निष्कर्ष लिखिए, फाहियान का यात्रा वृत्तांत प्राचीन भारत, विशेषकर गुप्त काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। फाहियान के यात्रा वृत्तांतों से हमें बौद्ध धर्म, समाज, शासन, सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। तो इसलिए फाहियान को केवल हम यात्री नहीं बल्कि भारत के अतीत को समझने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक मान सकते हैं। पर्यवेक्षक जो कि सूक्ष्म चीज़ों को भी देख लिया करते थे। आगे है चचनामा। चचनामा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है।
इंट्रो लिखेंगे। चचनामा सिंध के इतिहास का महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ है। इसे सामान्यतः अली कोफी द्वारा 13वीं शताब्दी में अरबी सामग्री के आधार पर फारसी भाषा में तैयार किया गया। तो फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, अली कोफी लेखक, 13वीं शताब्दी में लिखा गया। चचनामा मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय अभियान पर प्रकाश डालता है और सिंध में कैसी राजनीतिक स्थिति है उसको बताता है। इसलिए मध्यकाल भारत, खासकर सिंध का जो इतिहास है वो चचनामा ग्रंथ से समझ सकते हैं। चचनामा से हमें सिंध की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चाच, दाहिर और अरब आक्रमण से जुड़ी घटनाएं मिलती हैं। इससे पता चलता है कि इस सिंध में स्थानीय सत्ता, भाई सिंध भी भारत का ही पार्ट रहा करता था पहले। हिंदू शासन रहा, यहाँ पे हिंदुओं का शासन रहा सिंध में। राजवंशी संघर्ष और सीमावर्ती राजनीति कितनी महत्वपूर्ण थी। यह ग्रंथ केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि शासन, सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक संबंधों की झलक भी देता है। जब राजा दाहिर हिंदू राजा था, यह हार गया था मोहम्मद बिन कासिम से, तो सत्ता पलट गई। चचनामा का दूसरा महत्व है कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति आपको बता देता है। चचनामा चाच शासकों, चाच वंश का नाम भाई, चाच शासकों और बौद्धों के संबंध में प्रकाश डालता है। तो हमें पता चलता है कि चचनामा से कि सिंध का जो समाज है बहुधार्मिक, यानी कि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग थे और जटिल था। इसकी कमियां भी हैं, इसमें आख्यानात्मक शैली है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ को घटनाओं के, कहानियों के बारे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बातें इसमें मिलता है। इसलिए इतिहासकार इसे सीधे सीधे शुद्ध तथ्यात्मक इतिहास नहीं मानते बल्कि अन्य स्रोतों के साथ मिला के ही पढ़ते हैं। अतः चचनामा सिंध के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है चचनामा। चचनामा से आपको क्या मिलेगा कि अरबों की विजय, यानी कि हिंदू राजा दाहिर हार गया था सिंध पे जो शासन कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। तो अरब विजय और स्थानीय समाज को समझने की जानकारी देता है। और दोस्तों यही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया। और दोस्तों किस किस को इंतज़ार रहेगा सेट 1 और सेट 2 का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लाने वाला हूँ मैं। और इस पीडीएफ को बाई करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है बिट स्टडी अपना, उस पर एडमिन को मैसेज करके आप इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो यार, जो रिक्वायर्ड आंसर वही लिखो और अच्छी भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष लिखिए, अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच, शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 1 में।